तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है महक एकेडमी में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट जुलाई 2025 बिल्कुल हमारे नज़दीक है। सीटेट हर साल 2 बार होता है, तो जुलाई में निश्चित है। जुलाई से 1-2 सप्ताह लेट हो सकता है, लेकिन जुलाई के बाद अगस्त में जा सकता है। तो इसमें देखते हैं कि कैसा प्रश्न पत्र बनेगा, और हमारी जो तैयारी है वो नियमित रूप से बिल्कुल शानदार होनी चाहिए। तो जो प्रश्न पत्र जुलाई 2025 में बनना है, तो उसमें देखते हैं कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है इसमें। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो क्या जन्म पूर्व अवधि है, क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था है, या मध्य बाल्यावस्था है, या किशोर अवस्था है? तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था। क्या होगा? मध्य बाल्यावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भाषा अर्जन और विकास के लिए जो सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है वो मध्य बाल्यावस्था मानी जाती है। और बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष होती है। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। तो इसमें इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है मध्य बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो जो मध्य बाल्यावस्था है इसकी अवधि होती है 6 वर्ष से 9 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? 6 वर्ष से 9 वर्ष की अवधि होती है। तो इसमें जो ज्ञान होता है वो अच्छी तरह से हम संवेदनशील कर पाते हैं। तो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो 4 अवस्थाएं हैं, इनमें से लॉरेंस कोहल वर्ग की जो अवस्था है नैतिक विकास की, उसे देखते हैं वो कौन सी है। ऑप्शन 1 है प्रसुप्ति अवस्था, ऑप्शन 2 है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका आंसर जानने से पहले सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीटेट 2025 की तैयारी हमारे चैनल पर आसानी से हो सके। और हमने अभी तक हज़ारों बच्चों का जो है सिलेक्शन दिलाया है। तो हमारे चैनल पे जब आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहें चैनल से, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या प्रसुप्ति अवस्था हो जाएगा, क्या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो जो लॉरेंस कोहल वर्ग की द्वारा प्रस्तावित विकास की अवस्था है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो यदि लड़के और लड़कियों में तुलना हो या विभाजन हो, तो इसका मतलब होता है जेंडर पक्षपात। क्या होता है? जेंडर पक्षपात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बिना देर किए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है, जेंडर भूमिका होती है, इन्हें क्या करना है? कम करना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि जेंडर पक्षपात के बारे में क्या करें? हम परिचर्चा करें, सभी बच्चों को बताएं इसके बारे में, ताकि ये क्या हो? कम हो। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया? तो निम्नलिखित में से कौन है? ये हैं वैज्ञानिक। कौन है?
चार वैज्ञानिकों के नाम हैं, मनोवैज्ञानिक हैं ये चारों। तो इन्होंने, कौन से वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो ऑप्शन 1 है जॉन वाटसन, ऑप्शन 2 है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 है जीन पियाजे, ऑप्शन 4 है लॉरेंस कोहल वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने क्या किया है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। जिगसॉ एक पहेली होती है, उसमें 5 वर्ष की क्या है नजमा है, वो स्वयं से क्या कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जुगता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? क्या व्यक्तिगत वार्ता, या जोर से बोलना, या पाठ, या आत्म केंद्रित वार्ता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता। क्योंकि जो बच्ची है वो अपने आप से कहती है, स्वयं से कहती है, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। बच्चों को क्या संकेत देना है, आवश्यकता यदि पड़े तो सहयोग भी करना है। तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्या प्रबलन का उदाहरण है, या अनुबंधन का उदाहरण है, या मॉडलिंग का, या पाठ यानी ढांचा का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ यानी ढांचा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बच्चे को आवश्यकता पड़ने पर हम क्या कहते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं और संकेत देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसका क्या पाठ या ढांचा राइट आंसर होता है। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन से जो जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन 1 है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी साध्यात्मक विचार, ऑप्शन 2 है संरक्षण यानी कक्षा समावेशन, ऑप्शन 3 है आस्थगित अनुकरण यानी पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक खेल यानी विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण यानी कक्षा समावेशन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। कक्षा समावेशन का मतलब आप जानते होंगे। तो इसके आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? क्या स्कीमा है, क्या अवलोकन अधिगम है, या अनुबंधन है, या प्रबलन है? तो 4 में से कौन सा है जो जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में है? तो 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीमा। क्या हो जाएगा? स्कीमा। स्कीमा का अर्थ होता है जो भी हम अपने दिमाग में छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम स्कीमा कहते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बनाना स्कीमा कहते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे वाक्य हमारे माइंड में होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन 2 है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ऑप्शन 4 है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है कि सबसे पहले संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करें, बच्चों की भ्रांतियों को समझें कि बच्चों को समस्या कहाँ आ रही है। यह है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, इसे देखते हैं। ऑप्शन 1 है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ऑप्शन 2 है
बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 3 है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है। ऑप्शन 4 है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि बुद्धि कैसी है, एक बहुआयामी है। बुद्धि कैसी है सॉरी बुद्धि है एक बहुआयामी है, जो क्या है, जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो 11 का जो ऑप्शन सही होगा वो 4 हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखने से पहले जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो इसके आगे देखते हैं 12 नंबर। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही क्या कहती है कि हमेशा एक समस्या के एक से अधिक समाधान को ढूंढती है और उनके बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, सृजनात्मक विचारक। ऑप्शन 2 है अभिसारक विचारक। ऑप्शन 3 है अनम्य विचारक। ऑप्शन 4 है आत्मकेंद्रित विचारक। तो जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सृजनात्मक, क्योंकि रूही क्या कर रही है, उनके बारे में सोच रही है, यानी सृजनात्मकता का उदाहरण ये हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो कि शिक्षण अधिगम चल रहा है क्लास में, तो इसमें जो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी हैं, जिनको कक्षा में बुलाया नहीं जाता, जो पढ़ने के लायक नहीं हैं, जो कमज़ोर हैं, तो उनकी भी क्या है, सहभागिता को कम करने की स्थिति में शिक्षक को क्या कहना चाहिए? तो बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। गलत बात है बिल्कुल। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये बात भी कैसी है, गलत है, क्योंकि हमें सभी को पढ़ाना है, समावेशी कक्षा में लाना है। अगला ऑप्शन है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ये बात भी गलत है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। वो सही बात है, अपनी शिक्षण पद्धति पर क्या करे शिक्षक, विचार करे और सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढे। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं अगला क्या कहता है। तो इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक समावेशी कक्षा में। समावेशी कक्षा का मतलब आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से कि जिसमें समान रूप से सभी को शिक्षा मिले, वो होती है समावेशी कक्षा। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। गलत बात है, तैयार हमें करना चाहिए। कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये बात भी कैसी है, गलत है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से एक शिक्षक क्या करे, तैयार करे कि सभी को समान शिक्षा मिले। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैकल्य क्या है, एक विकार है। तो इसमें क्या है, न्यून अवधान विकार। ऑप्शन 1 है न्यून अवधान विकार। ऑप्शन 2 है अपसारी चिंतन यानी पढ़ने में धारा प्रवाहिता। ऑप्शन 3 है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन 4 है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इनमें क्या होती है, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता को कम करता है, यानी धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता, एक रूप से नहीं पढ़ सकता बच्चा, उसे कहते हैं पठन वैकल्य। यानी पढ़ने में क्या आती है, बच्चे को समस्या आती है। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन 1 है व्यवहारवादी सिद्धांत। ऑप्शन 2 है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। ऑप्शन 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन 4 है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा
उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए क्या कहता है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन 1 है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन 2 है प्रबलन पर केंद्रित है, ऑप्शन 3 अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ऑप्शन 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, अवबोधन की प्रक्रिया पर क्या है, केंद्रित है। प्राथमिक रूप से अधिगम कैसा है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? गलत बात है। क्या दंडित करना चाहिए? गलत बात है। बार बार याद करने वाला भी गलत बात है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है देखिए 19। क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन 1 केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि बाल केंद्रित शिक्षा है तो ये क्या करती है? बालक के अनुभवों को प्रमुखता देती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं? सन्निहित हैं, एक दूसरे में क्या है? मिले हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित हैं यानी बहुत करीब हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम अवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या ऑप्शन 4 अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम क्या है? एक सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ऑप्शन 1 है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन 2 यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। ये गलत बात है, भ्रांतियाँ उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके बाद है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। गलत बात है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधेयक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ये बात भी कैसी है? गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 23 कहता है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कम बढ़ती है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या ऑप्शन 4 है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं?
ऑप्शन 1 है शारीरिक दंड, ऑप्शन 2 है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ऑप्शन 3 सतत एवं समग्र मूल्यांकन, 4 है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्या इनमें से ए और बी सही है, या बी सी सही है, या ए बी सी सही है, या बी और बी सी डी सही है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं, वे कौन कौन सी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो जो प्रथाएं हैं वो सबसे पहली प्रथा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण जो है सार्थक अधिगम को क्या कहती है, बढ़ावा देती है। और सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी क्या कहता है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है। यानी बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन 1 है एक व्याख्यान देकर, ऑप्शन 2 है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन 3 बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन 4 अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो ऑप्शन 1 प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, या केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, या गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, ऑप्शन 4 बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो उसका क्या मनोबल बढ़ेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 27। कहता है निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? क्या बोला है? वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो जो 27 का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से क्या विकास जीवन पर्यंत होता है? ये बिल्कुल सही है। विकास परिवर्त होता है, ये बात सही है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होते हैं, ये बात भी सही है। हमसे पूछा है नेगेटिव यानी कौन सा सिद्धांत नहीं है, इसका जो नेगेटिव आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये बात कैसी है? नेगेटिव, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 29। इसका देखते हैं क्या है, व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, या ऑप्शन 2 है जन्मजात विशेषताएं, या पर्यावरणीय प्रभाव, या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को सभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो हमें प्रथम नहीं बताना है, हमें दूसरा बताना है। तो परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, या मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको द्वितीयक समाजीकरण का जो उदाहरण है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।